तो शाम के दरा सूबे में शामी फौज और रूसी अफवाज की बमबारी जारी है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने जनूबी शाम में जारी शदीद बमबारी के सिलसिले को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी कमीशन के मुताबिक इस बमबारी की वजह से 7 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी खतरे में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उर्दन से दरख्वास्त की कि वो जंग से फरार होने वाले शामी बाशिंदों को पनाह देने के लिए अपनी सरहदें खोल दे। उर्दन में पहले से ही 6.5 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन मौजूद हैं। वहीं उर्दन ने अक़वाम मुत्तहिदा की गुजारिश पर अपने 3 सरहदी चौकी शामी पनाह गुज़ीरों के लिए खोल दी हैं, जहां पर मुहाजिरीन को खुराक और इलाज फराहम किया जा रहा है। We are deeply alarmed by the escalation of hostilities in southwest Syria. We have since 19 June more than 270,000 internally displaced people in this region. This is the largest displacement of people in the south since the beginning of the war. Our by far biggest impediment right now is of course access. We need as partners, we need as the United Nations, we need as all the friends that we're working with, and most particularly with the government of Jordan and its authorities, we need access to the people in need. The access is largely about getting the security situation under control. और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखलाक उस्मानी साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट मामलों के। उनसे बात करेंगे। अखलाक उस्मानी साहब, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। आपसे सबसे पहले यही सवाल है कि शाम के दरा में जो बागियों और रूस के बीच बातचीत नाकाम हुई है, उसके बाद इलाके में शदीद बमबारी हो रही है, 3 लाख लोग, उससे ज्यादा ही लोग बेघर हो गए हैं। तो उर्दन की सालिसी की कोशिश भी नाकाम रही है। इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं, क्या रद्द-ए-अमल? देखिए, जो दरा का इलाका है, जो सीरिया का सदर्न है, और ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। इसको मैं सेंसिटिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहीं पे पैलेस्टाइन, जॉर्डन, सीरिया और इजराइल की सीमाएं लगती हैं, और दरा को आज़ाद कराने से, और आपको एक बात और बता दूं कि सीरिया के सदर्न इलाके में ही, उसके जुनूब में ही इनकी दारुल हुकूमत यानी राजधानी दमिश्क भी है। तो दरा को सिक्योर करने से सीरिया की फोर्सेस को लगता है कि वो दमिश्क को भी सिक्योर कर पाएंगे। इसलिए जैसे ही नॉर्थ में और सेंट्रल और ईस्ट पार्ट से टेररिस्ट को जैसे ही सीरिया की फोर्सेस ने क्लियर किया, अब वो दरा की तरफ बढ़ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सीरियन इंटेलिजेंस की कई बार रिपोर्ट्स भी आई हैं कि ISIS के टेररिस्ट को इजराइल पैसों की और इलाज की और हथियारों की मदद देता है। तो वो रसद को काटने के लिए दरा को आज़ाद कराना सीरियन हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। और रूस के इन्वॉल्वमेंट के बाद से इजराइल काफ़ी परेशान है। मैं आपको बता दूं कि इसी हफ्ते इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रूस भी जाने वाले हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अगर दरा टेररिस्ट से खाली हो जाता है तो इजराइल का रुख क्या होता है। ठीक है, लेकिन बशर असद हुकूमत जो है वो रूस की मदद से इस वक्त कहीं ना कहीं कोशिश में है अपने इलाकों को आज़ाद कराने की, और ख़ास तौर से शामी आवाम की जो जाने जा रही हैं उसको लेकर क्या किया जाए, क्या कहा जाए? देखिए, बात सिर्फ ये दरा की ही नहीं है। इससे पहले जब दर-ए-ज़ोर खाली हुआ था, अलेप्पो खाली हुआ था, और यहाँ तक कि जो दमिश्क का बाहरी इलाका जो आउटर सिटी है, जब उसको खाली कराया गया था, तब भी इस तरह के सवाल उठे थे कि काफी सिविलियंस की जान जा रही है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि सीरिया में जो लोग टेररिस्ट के तौर पे, या जो किराए के भाड़े के जो टेररिस्ट हैं या सैनिक हैं या बागी विद्रोही जो भी कह लें आप उनको, वो सिविलियन में ही मिक्स हैं, और बहुत बड़ी सिविलियन की शील्ड उनके सामने आगे कर दी जाती है। आपको मैं बताऊं कि जब दमिश्क का एक्सटेंशन यानी बाहरी राजधानी का बाहरी इलाका खाली करवाया जा रहा था, तो बहुत सारी औरतों और बच्चों को बाहर की तरफ फेंका था टेररिस्ट ने, ताकि उन्हें ह्यूमन शील्ड मिल जाए और उसके आड़ में वो अपने आप को भगाने में कामयाब हो जाए। तो दरा में भी इसी तरह की सिचुएशन है जो अलेप्पो में थी, जो दर-ए-ज़ोर में थी, और जो आउटर दमिश्क में थी। यहाँ पर भी ह्यूमन शील्ड को आगे किया जा रहा है, और एयर स्ट्राइक्स में एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाना सीरियन आर्मी के लिए और रशियन इंटेलिजेंस के लिए काफी मुश्किल है कि एग्जैक्टली आतंकवादी कहाँ पर हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें काफी सिविलियन की जान जा रही है, और इस खबर में काफी सच्चाई है। अक़वाम मुत्तहिदा लेकिन बार बार अपील कर रहा है कि जंग बंदी होनी चाहिए, उसको लेकर के क्या कहेंगे? उसका असर अभी फिलहाल किसी पर नहीं हो रहा है।
ये जंग एक्चुअल में है किन के दरमियान, इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उसका पता लगाना पड़ेगा कि जंग हो किन के बीच में रही है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि सीरिया की जो हुकूमत है, जो चुनी हुई सरकार है, उसे अपने इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ करने का हक नहीं है। उसको बिल्कुल और बेशक हक है। अक़वाम मुत्तहिदा उसी वक्त क्यों परेशान होती है जब इजराइल के आसपास के इलाकों को खाली कराने के लिए सीरिया की आर्मी जो है वो कार्रवाई करती है। जब जब इजराइल के इस इलाके के अंदर जो मफाद हैं वो खतरे में पड़ते हैं, तभी अक़वाम मुत्तहिदा को परेशानी क्यों होती है। ये बहुत सोचने वाली बात है। जब सीरिया में टेररिस्ट को ट्रेनिंग देने के, उनको हथियार चलाने के उसके सबूत आए थे, उनकी फंडिंग के सबूत आए थे, टेररिस्ट के पास जो हथियार हैं वो मेड इन इजराइल हैं, मेड इन स्वीडन है, यूरोप पे और अमेरिका में बने हुए हैं, तब अक़वाम मुत्तहिदा के पास शायद इस तरह की शिकायतों को सुनने और समझने का मौका नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखलाक उस्मानी साहब। इस पूरी बातचीत के लिए मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार अखलाक उस्मानी साहब फोन लाइन पर थे। बात यमन की करेंगे। यमन के साहिली शहर अल हुदैदा में हौसी बागियों के इनखला की पुरअमन कोशिशों में नाकामी के बाद फौजी कार्रवाई में शिद्दत पैदा हो सकती है। जराये के मुताबिक यमन की सरकारी अफवाज हुदैदा से हौसी लड़ाकों को खदेड़ने के लिए नए मार्के की तैयारी कर रही, जो कि लाखों लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। बरतानवी इमदादी तंजीम अकफेम के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुतासर अफराद में तकरीबन 8 लाख लोगों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है और इस तंजीम के मुताबिक 80,000 से ज्यादा शहरियों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हैजा फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हौसी बागियों के जेर कब्जा इस शहर में कई हफ्तों से लड़ाई जारी है और गुज़िश्ता दिनों अल हुदैदा में जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मंदूब मार्टिन ग्रिफिथ राजधानी सना पहुंचे थे, जहां उन्होंने अल हुदैदा के हालात पर हौसी मिलिशिया से बातचीत की, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल सका। अमेरिका ने ईरानी सदर हसन रूहानी के उस धमकी आमेज बयान को मुस्तरद कर दिया जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अगर आलमी मंडी में ईरानी तेल फरोख्त रोकने की कोशिश की गई तो ईरान खित्ते के ममालिक की तेल सप्लाई भी बंद करा देगा। ईरानी सदर के इस बयान के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने धमकी दी कि अगर ईरान ने खित्ते के ममालिक की तेल बरामदात रोकने की कोशिश की तो ईरान की आबनाए हुर्मुज बंद कर दी जाएगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान पील अर्बन ने कहा कि अमेरिका और खित्ते में उसके इत्तेहादी आलमी कवानीन के तहत नकल और हमल और आज़ादाना तिजारत की आज़ादी की जमानत के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि मंगल के रोज ईरानी सदर हसन रूहानी ने स्विट्जरलैंड के दौरे के दौरान धमकी दी थी कि अगर दुनिया ने ईरानी तेल न खरीदने की अमेरिकी मुतालबे को माना तो तेहरान जवाबी इकदाम करेगा और पड़ोसी मुल्कों की तेल सप्लाई जहाज को भी रोक देगा। आपको बता दें कि खलीजी फारस में ईरान का असर और रसूख है और इसी बहरी रास्ते से दुनिया का 1/3 तेल सप्लाई होता है। उधर ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उनका मुल्क अमेरिकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। वियना में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूहानी ने कहा कि तेहरान तेल की सप्लाई रोकने की अमेरिकी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अंदाजा नहीं है कि ईरानी आयन सप्लाई बंद करने से क्या असर होगा। ईरान सदर ने यह भी कहा है कि इस जौहरी समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने से किसी को भी फायदा नहीं होगा, ना ही वाशिंगटन को और ना ही किसी दीगर ममालिक को कुछ मिलेगा। रूहानी ने कहा कि अगर समझौते से जुड़े दीगर मुल्क इस मुआहदे की पासदारी करें तो ईरान इस पर कायम रहेगा और अपनी हिमायत जारी रखेगा। खुद अमेरिका व हमें कश्वरहा बूदे मैंने अपने ऑस्ट्रियन हम मनसब को बता दिया है कि हम उस वक्त तक समझौते में बने रहेंगे जब तक हमारी आवाम को फायदा पहुंच रहा है। अमेरिका के इस मुआहदे से दस्तबरदार होने से किसी को फायदा नहीं मिलने वाला है। हम जौहरी मुआहदे पर कायम हैं। एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। जर्मनी और हंगरी महाजरीन के बहरान के मौजू पर अपने अपने नुक्ते नजर पर कायम है और जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने हंगरी के वजीर आजम विक्टर ऑरबान से आज बर्लिन में मुलाकात की। दोनों लीडरों ने यूरोप में महाजरीन के इशू पर बातचीत की है। मार्केल के मुताबिक बुडापेस्ट हुकूमत खुद को महाजरीन के हवाले से डबलिन मुआहदे पर अमल दरामद का जिम्मेदार नहीं समझती। हंगरी के मुताबिक यूरोप आने वाले महाजरीन को यूनान में रजिस्टर करना चाहिए और इस मौके पर ओब्रान ने कहा कि हंगरी के जुनूबी सरहद पर नस्ब बाढ़ से जर्मनी की जानिब गैर कानूनी हिजरत की रोकथाम में भी मददगार ये साबित हो रही है। वाज़ेह है कि जर्मनी ने महाजरीन के मसले पर अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है। मार्केल ने कहा है कि जर्मन ऑस्ट्रिया सरहद पर महाजरीन कैंप कायम किए जाएंगे जहां पर महाजरीन को कुछ वक्त के लिए रखा जाएगा।
हमने मुहाजिरीन के इश्यूज पर बातचीत। हमारा नजरिया इमिग्रेशन पर मुख्तलिफ है, खासकर मुहाजिरीन को पनाह देने के मामले में। मेरा मानना है कि हंगरी डबलिन समझौते को लेकर जिम्मेदारी से बच रहा है। हंगरी अपने यहाँ मुहाजिरीनों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं कर रहा है। इजराइल के एक साबिक वजीर के खिलाफ ईरान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में मुकदमे की समाअत शुरू हो गई। जराये के मुताबिक गोइन सिगियो पर रियासत के खिलाफ जासूसी, जंग के दौर में दुश्मन की मदद करने और रियासती सलामती को नुकसान पहुंचाने की नीयत से मालूमात को लीक करने का इल्जाम है। इस मुकदमे को अब तक मुल्की सलामती के वजूहात के नाम पर इंतहाई खुफिया रखा गया था। गोइन सिगियो 1995 से लेकर 1996 तक तवानाई के इजरायली वजीर थे। वो माजी में मुख्तलिफ नौयत के मुजरमाना इल्जामात में कसूरवार साबित होने पर जेल की सजा भी काट चुके हैं। आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच शदीद दुश्मनी है, जिसके सबब गोइन सिगियो को उम्र कैद की सजा हो सकती है। बरतानवी पुलिस ने तस्दीक कर दी है कि सेलिसबरी में एक जोड़े पर हमले में जहरीला कीमियाई मादा नोविचोक इस्तेमाल किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस हमले में एक 45 साला मर्द और उसकी 44 साला बीवी 30 जून को अपने घर में बेहोश पाए गए थे। अस्पताल में इन दोनों की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। बरतानिया में इसी साल इस जहर के साथ इसे किया जाने वाला ये दूसरा हमला इस तरह के। वाज़ेह है कि इससे कबल मार्च में साबिक जासूस सरगेई और यूलिया स्क्रिपल को सेलिसबरी में इसी जहर का निशाना बनाया गया था। इसके बाद बरतानिया ने इस हमले की जिम्मेदारी रूस पर आयद की थी और दोनों मुल्कों के रिश्तों में कशीदगी पैदा हो गई थी। We have used whatever facts and intelligence we have to guide whatever clear up we can. But, you know, being safe, we can make people as safe as possible. We can issue scientific advice about what to do in a situation and how to make sure you take precautions to keep yourself safe. But the nature of a nerve agent such as Novichok is it is an absolute tiny needle in a very large haystack that we have to find. और जनूबी अमेरिकी मुल्क वेनेजुएला से सदर मदुरो ने अपने मुल्क की फौज को हर वक्त चौकस रहने का हुक्म जारी किया है। फौज को चौकस रहने की तायद की वजह वो रिपोर्ट है जिसके मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप वेनेजुएला पर फौज कशी की सोच रहे थे। सदर मदुरो ने अपने फौज के सरबराह को हुक्म दिया कि उनकी फौज को हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क का हर मुमकिन दिफा किया जाएगा। मदुरो ने कहा कि उनका मुल्क अमन का हामी है, लेकिन उन्हें मुल्क की तारीख के संगीन तरीन खतरे का सामना है। एक अमेरिकी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने अस्करी मुशीरान से चंद माह पहले दरियाफ्त किया था कि अमेरिका वेनेजुएला में फौज कशी क्यों नहीं कर सकता। आपको बता दें कि अमेरिका और वेनेजुएला में 36 का आंकड़ा है और अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई तरह की पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की सबसे बड़ी सरकारी मोबाइल कंपनी चाइना मोबाइल को अमेरिका में कारोबारी लाइसेंस न देने की सिफारिश की है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तजारती कशीदगी पर चीन ने अफसोस का इजहार किया है। चीन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि अमेरिका टैरिफ का डंडा उठाकर दूसरे को धमकाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के तर्जुमान काओफंग ने कहा है कि अगर अमेरिका चीनी अशिया पर मजीद टैरिफ लगाएगा तो चीन को अपने मफाद के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि चीन किसी तरह की धमकी के सामने सिर नहीं झुकाएगा और आज़ाद तिजारत के लिए राह हमवार करता रहेगा। वाज़ेह है कि 5 जुलाई को चीनी कस्टम ने ऐलान किया है कि अमेरिका के जरिए चीनी सामानों पर इजाफी टैक्स लगाने के बाद ही चीन अमेरिका से दरामद कुछ चीजों पर इजाफी टैरिफ लागू करेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। थाईलैंड की थैम लुआंग गुफा में 12 दिन से फंसे 12 फुटबॉल खिलाड़ियों और उनके कोच को निकालने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। गुफा से पानी निकालने के लिए 4 किलोमीटर एरिया में इंडस्ट्रियल पाइपलाइन लगाए जा रहे हैं। फौज की कोशिश है कि तैराकी किए बिना बच्चों को बाहर निकाल लिया जाए। पहले बच्चों को गहरे पानी में सांस लेने का तरीका सिखाकर बाहर निकालने का प्लान था, लेकिन इसमें काफी खतरा है। बचाव मुहिम पूरा होने तक कुछ फौज के जवान बच्चों के साथ ही रहेंगे। जराये के मुताबिक बचाव दल के एक आला अफसर ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में पानी का लेवल 40% तक घट गया है और 1.5 किलोमीटर तक कीचड़ भी हटाया जा चुका है। बच्चों तक पहुंचने के लिए 2.5 किलोमीटर का एरिया और साफ करना है। जराये के मुताबिक इन बच्चों को बाहर निकालने में कई हफ्ते लग सकते हैं। बचाव काम में ब्रिटेन, चीन,
म्यांमार, लाओस, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के माहिरीन की टीम को भी लगाया गया है। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आइलैंड पर उस वक्त अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए जब एहतजाज कर रही एक खातून इस पर चढ़ गई। ये खातून ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की मुखालफत कर रही थी। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद इस खातून को पुलिस नीचे उतार पाने में कामयाब हो पाई। अमेरिका के यौम आज़ादी के मौके पर 4 जुलाई को हडसन नदी के आसपास पटाखे फोड़कर जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस वाक़े की वजह से माहौल कुछ घंटों के लिए कशीदा हो गया। पुलिस के मुताबिक इस खातून का नाम थेरेसी ओकोमो है और वो ये स्टैच्यू की रस्सी की मदद से इस पर चढ़ी थी। पुलिस ने इस खातून को गिरफ्तार कर लिया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल की जंग में कल पहला मैच उरुग्वे और फ्रांस के बीच और यह मैच 6 जुलाई को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। 6 जुलाई को एक दूसरे क्वार्टर फाइनल में ब्राजील और बेल्जियम की टीमें भी आपस में भिड़ेंगी और इन दोनों मैच में किसका पल्ला भारी होगा ये बहुत अहम है। देखिए रिपोर्ट। फ्रेंच फुटबॉल का ये तारीखी लम्हा था। 2 दहाई हो गए हैं इस यादगार मौके को। 1998 में मिली इस कामयाबी के हीरो तो थे जिनेदिन ज़िदान, लेकिन उस वक्त टीम की क़ियादत कर रहे थे दिदिये देशाम्प। आज 2018 में देशाम्प फ्रांसीसी टीम के कोच हैं। तारीख दोहराने का उनके पास एक और मौका है। सिर्फ 3 मैच जीतने हैं फ्रेंच टीम को दोबारा चैंपियन बनने के लिए, लेकिन इससे पहले टीम को वही खेल दिखाना होगा जिसका मुजाहरा उसने अर्जेंटीना के खिलाफ किया था। उस मैच के हीरो रहे एम्बापे पर एक बार फिर सबकी नजर होगी। एम्बापे के अलावा ग्रिजमैन और पोग्बा को रोकने के लिए उरुग्वे की डिफेंस लाइन को पूरा जोर लगाना होगा। मजबूत डिफेंस लाइन के लिए मशहूर उरुग्वे से पार पाना फ्रेंच अटैक के लिए इतना आसान भी नहीं है। 4 मैचों में उस पर सिर्फ एक ही गोल हुआ है। अर्जेंटीना की तरह उसकी डिफेंस लाइन ओवर एज भी नहीं है। साफ है कि मुकाबला आसान नहीं होगा फ्रांस के लिए। उरुग्वे के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सुआरेज और कियानी की फॉर्म है। इनकी मार्किंग में थोड़ी भी सुस्ती फ्रांस टीम का बोरिया बिस्तर बांध सकती है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में यूरोप और लैटिन टर्स की फुटबॉल का मुकाबला देखने को मिलेगा। 5 दफा की चैंपियन ब्राजील इस वक्त हॉट फेवरिट मानी जा रही है। टीम के स्टार खिलाड़ी नेमार धीरे धीरे रंग में आते दिखाई दे रहे हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में मैक्सिको के खिलाफ उनके शानदार खेल की बदौलत ही हरीफ टीम पूरी तरह बेबस दिखाई दी। वहीं आलमी दर्जाबंदी में तीसरे नंबर की टीम बेल्जियम को जापान के खिलाफ जीत हासिल करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। आखिरी वक्त में फेलानी और नासिर के गोल ने टीम की इज्जत बचा ली, लेकिन पिछड़ने के बावजूद रेड डेविल्स ने जिस तरह जीत हासिल की है, यकीनन उसके बाद टीम का हौसला काफी बढ़ा हुआ होगा और ये चीजें मुकाबले को मजीद दिलचस्प बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त हमारे साथ फुटबॉलर प्रशांत बनर्जी साहब जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे इस पर। सर, कल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले से आपको क्या उम्मीदें हैं? फ्रांस का पलड़ा भारी रहेगा फिर या फिर उरुग्वे का? क्या एम्बापे अपना जलवा दोहरा पाएंगे या फिर सुआरेज का जादू चलेगा? नहीं, अभी जो है इसमें कवानी नहीं खेल रहा है। सोचता है कि कवानी का इंजरी है, पता नहीं है वो खेलेगा कि नहीं। अगर खेलेगा तो वो भी ज्यादा खेल नहीं पाएगा क्योंकि उसका जो इंजरी है वेरी मेजर इंजरी है। तो उसका साथ सुआरेज जो है, सुआरेज का अभी फॉर्म भी इतना खास नहीं है, तो उसका पूरा डिपेंड करता है कवानी का ऊपर। और जो डिफेंस है वो डिफेंस में थोड़ा गॉर्डिन भी अच्छा खेलता है। इसमें सबसे बड़ा अच्छे प्लेयर है गॉर्डिन। वो डिफेंस को थोड़ा वो देखते हैं, वो एकदम कॉन्फिडेंस उसका ज्यादा है। लेकिन ये जो ग्रीजमैन और आपका जो एम्बापे है, ये दोनों इतना खास है, उसको मार्क करने के लिए ये लोग का डिफेंस इतना खास भी नहीं है। वो दोनों बहुत स्पीड है और एक जगह पे नहीं खेलता है, विंग से अंदर जाता है। उसका साथ साथ पीछे भी पोग्बा थोड़ा सपोर्ट करता है। और इसका साथ वो जो बाएं तरफ जो खेलता है, मतलब दाहिनी तरफ जो राइट बैक, राइट
बैक, वो भी थोड़ा सपोर्ट में आता है। उसमें ये लोग का 5-6 आदमी और स्ट्राइकिंग पावर में ज्यादा है। और तीसरा वह जिराउट जो है, जरूर थोड़ा स्ट्राइकिंग में खेलता है, पता नहीं है कल खेलेगा कि नहीं, क्योंकि उसका भी येलो कार्ड है। अगर खेलेगा तो पॉजिटिव स्ट्राइकर है, ये सबसे अच्छे है। और मिडफील्ड में वो दोनों डिफेंसिव क्वालिटी भी अच्छा है। और सेंट्रल डिफेंडर जो दो है, एक तो आपका वारान है और दूसरा जो है वो है उमतीती। ये दोनों स्टॉपर सेंट्रल डिफेंडर भी अच्छा खेलता है। फिर भी हमारे हिसाब से लगता है ये फ्रांस थोड़ा भी आगे हुआ वो उरुग्वे से। जी अच्छा, दूसरे मुकाबले की बात करते हैं तो ब्राजील और बेल्जियम आमने सामने होंगे। क्या ब्राजील को सेमीफाइनल का दावेदार माना जाए? इसीलिए माना जाए क्योंकि ब्राजील जो टीम है वो अभी गियर थोड़ा लेट में लेता है, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड जो गेम खेला है क्वालिफाइंग जो मतलब जो ग्रुप में खेला है वो थोड़ा इतना खास नहीं खेला, स्लोली ऊपर जा रहा है। अभी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ये 3 मैच बाकी हुआ, तो इसमें वो गियर अप ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। तो ये टीम थोड़ा पीके जा रहा है। तो ये बड़ा टीम है, उसका नेइमार है, वो उसका सबसे बड़ा चीज है गोल करने के लिए जो सपोर्ट करना है मिडफील्डर को, वो थोड़ा ये ब्राजील टीम का है। और तीसरा वाला है जो पहला लास्ट मैच में मार्सेलो नहीं खेला है, बाएं तरफ थोड़ा कमजोरी हो रहा था और नेइमार सपोर्ट नहीं मिलता था। काल थोड़ा मार्सेलो खेलेगा तो उसका पूरा सपोर्ट मिलेगा नेइमार को। इसीलिए ब्राजील का 2 विंग हाफ और बीच में जो हाफ बैक खेलता है वो इतना अच्छा आता है, पीछे से गोल करने के लिए बहुत जगह मिलता है, वो क्रिएट भी करता है। ऐसा बेल्जियम का जो सुबिस्ता है वो हैजर्ड थोड़ा अच्छा खेलता है और सबसे बड़ा प्लेयर है उसका साथ लुकाकू भी खेलता है, लेकिन लुकाकू का प्रॉब्लम है लिटिल बिट टर्निंग स्लो है। और तीसरा है जो फेलिनी, वो भी थोड़ा इतना खास नहीं है, फिर भी वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन डिफेंस में जो है वो कंपनी का थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, ऊपर से ठीक है लेकिन नीचे में थोड़ा मार्किंग नहीं करता है, उसीलिए डिफेंस का थोड़ा पैरेलल कभी कभी हो जाता है। ये बेल्जियम का प्रॉब्लम है। लेकिन बेल्जियम का और एक प्रॉब्लम है, ये पहले से जितना अच्छे खेलते हैं अभी ऊपर जाने के लिए और पहले थोड़ा आउट स्लोली खेलना चाहिए था, लेकिन वो पूरा ही 100% दे दिया। जी शुक्रिया प्रशांत बैनर्जी साहब इस पूरी बातचीत के लिए आपका फुटबॉल के बारे में। और नाज़रीन, अगर बर्गर खाने का मुकाबला हो तो आप कितने बर्गर खा सकते हैं? 2, 4 या 5? लेकिन अमेरिका के मॉली ने पूरे 27 बर्गर खाकर अपने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। मॉली वॉशिंगटन में मुनक्किद बर्गर खाने के मुकाबले में पूरे 27 बर्गर सिर्फ 10 मिनट में चट कर गए। आप भी देखिए किस तरह एक एक करके वो बर्गर खा जाते हैं, चट कर जाते हैं। इस अनोखे मुकाबले में पहले, दूसरे और तीसरे मकाम पर रहने वालों को कैश प्राइज से भी नवाजा गया। And then when you try to do that, you say, these guys are amazing. But even more amazing is 2, 1, and eating time is up. All burgers down. For another snack. Just kidding. She's going to go inside her. Kennedy! तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज में भी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।